next heading is reactivity of metal. So before proceeding on to the next chemical reaction, first we have to learn what is reactivity of metal. देखिए, जितने भी केमिकल रिएक्शन आप अपने आसपास में देख रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि वो क्यों होते हैं? मतलब उसको कराने के पीछे या किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के पीछे क्या लॉजिक रहता होगा? तो देखो, जैसे हमें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पसंद है ना, वैसे ही एटम्स को भी स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, ठीक है। इसीलिए वो हमेशा स्टेबल होना पसंद करते हैं, ना कि अनस्टेबल। एंड ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन विच इज़ गोइंग इन आवर सराउंडिंग is a result of this urge of atom to gain this stability। कहने का मतलब ये है, हर एक एटम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ही वो अनस्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होता जाएगा, यानी कि वो उतनी ही जल्दी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनी एटम, ठीक है। हर किसी को स्टेबिलिटी पसंद है, एटम्स को भी स्टेबिलिटी पसंद है, ठीक है। तो ये जो आपके रिएक्टिविटी देखने को मिल रही है मेटल्स की, ये आपकी स्टेबिलिटी को भी दिखाती है। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है पोटेशियम को। पोटेशियम जो होता है वो आपका हाईली रिएक्टिव होता है, यानी कि हमें उसे कोई कैटलिस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ही रिएक्ट करेगा विगरसली, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो उसको जो भी चीज़ के सामने मिलेगी उसके साथ वो रिएक्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो आपके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जितने भी आपको मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपके रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। दैट मीन्स दे ऑल्सो वॉन्ट टू gain stability, that is why they react vigorously and actively in a chemical reaction, ठीक है। जबकि जो आपके नीचे के एटम्स मेटल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड ऑब्वियसली अगर मेटल जो है, यानी कि उसके अंदर एटम्स जो हैं वो स्टेबल है, तो वो ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, एंड केमिकल रिएक्शन में बेसिकली कोई भी एटम इसीलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उसे स्टेबिलिटी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तभी आपने देखा होगा आपके घरों में जितने भी सोने और चांदी के सामान रहते हैं, उसको हम 20 साल, 30 साल, 40 साल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम उसको पास ऑन करते रहते हैं, लेकिन वो कभी ख़राब नहीं होता है ना। जब आपके घर में शादी वगैरह हो तो नई जो दुल्हन आती है उसको कहते हैं ये देखो हमारे ख़ानदानी हार हैं, जो हमको इन्होंने दिए थे, उनको इन्होंने दिए थे, है ना। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो गहने दिए जाते हैं तो ये कभी ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो आपके मेटल्स हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी बिल्कुल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये मेंटेन रहेंगे, ठीक है। जबकि जो ऊपर के आपके हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खो देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो गेट लगे होते हैं वो लोहे के बने होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शाइनी होते हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 साल उस गेट को हो जाते हैं तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ द आयरन, है ना, क्योंकि उसका जो पेंट था वो छूटने लगता है। एंड अगर पेंट आपका छूट जाएगा तो आयरन जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। नाउ आयरन क्योंकि वो रिएक्टिव होता है तो वो अपने इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन जो होगा उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। नाउ आयरन एंड आयरन ऑक्साइड दोनों ही अलग होते हैं। आयरन जो होता है वो तो आपका सॉलिड फॉर्म में है, जबकि फेरिक ऑक्साइड जो होगा वो पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में ब्राउन कलर का, जिसको आप बोलते हो जंग, ठीक है। तो ये जो रस्ट आपकी जम जाती है दैट इज बेसिकली द फेरिक ऑक्साइड। एंड ये कब फॉर्म होती है, जब आपका पेंट जो है वो आपका हट जाता है ना, आयरन जो है वो एक्सपोज हो जाता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली पोजीशन पे रखा गया है पोटेशियम को। इट मीन्स इट विल बी हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। इसको किसी भी तरह के कैटलिस्ट या एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ही बहुत फास्ट और विगरस रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम जो है वो आपका सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव
मेटल है एंड ये भी आपका बिना किसी कैटलिस्ट या एंजाइम के रिएक्शन शो करता है एंड बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए पोटेशियम एंड सोडियम को आपकी केमिस्ट्री लैब में हमेशा ढक कर रखा जाता है सो दैट ये एक्सपोज ना हो सके एयर से, क्योंकि जैसे ही ये एयर में एक्सपोज होंगे तो उसके ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लेंगे। इनको बहुत ही संभाल के रखा जाता है क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम को हमेशा कॉशंस के साथ यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये आपके फिर नंबर 3rd, 4th एंड 5th की पोजीशन पे हैं। देन जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन ये आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कॉपर एंड मर्क्यूरी एंड सिल्वर एंड गोल्ड दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली तो ऑब्वियसली अपना रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक आप इसको कोई कैटलिस्ट या एंजाइम या किसी तरह की एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि सिल्वर को ब्रेक कराने के लिए आपको क्या करना था पड़ता था, लाइट एनर्जी देनी पड़ रही थी, है ना, लाइट से ही वो ब्रेक हो रहा था। तो इनको एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल आउटपुट देना पड़ता है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए, जबकि जो ऊपर वाले हैं मेटल्स उनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, दे कैन रिएक्ट ऑन देयर ओन, ठीक है, बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। गोल्ड आपका लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि इसको अगर हम बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे तब भी ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, ये बिल्कुल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल होता है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही स्टेबल है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। In this slide we will saw the application of that reactivity series of metal। तो देखिए what is a displacement reaction, नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस हो रहा है, एंड क्योंकि आपके रिएक्शन में एलिमेंट्स कंपाउंड्स ही पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है किसी एलिमेंट या कंपाउंड की ही बात हो रही होगी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता है दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो सारा गेम है वो रिएक्टिविटी का है, जो भी दो एलिमेंट्स होंगे उसमें से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देगा एंड अपना खुद का कोई कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू द एग्जाम्पल सबसे पहले हम फिर से यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज को लिख लेते हैं सो दैट अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अभी तक याद नहीं हुई है तो आप यहाँ से देख सकें, ठीक है। सो नंबर 1st पोजीशन पे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के आता है पोटेशियम, देन हमने देखा था सोडियम को, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो सबसे टॉप पर जो रहेगा वो हाईली रिएक्टिव रहेगा, जो सबसे नीचे रहेंगे वो सारे लीस्ट रिएक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम फाइनली एक एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो नाउ सबसे पहले हमने लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। नाउ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कुछ खास होता है बिकॉज इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, दैट इज ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, एंड इसका हमने रिएक्शन कराया एक एलिमेंट के साथ, लेट्स जस्ट से आयरन, ठीक है, फेरिक को लेते हैं, ओके। नाउ फेरिक इज एन एलिमेंट और हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा एक कंपाउंड और एक एलिमेंट लेना रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों, क्योंकि इसमें कई सारे एटम्स हैं, सल्फर के, ऑक्सीजन के, कॉपर के, जबकि फेरिक जो है वो एक एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एटम्स होंगे आयरन के, ठीक है। आयरन का जो केमिस्ट्री में नाम है उसको फेरिक बोला जाता है, बट कॉमन नेम जो है वो आयरन होता है, ठीक है। तो फेरिक एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ। तो देखो क्या होता है, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आपको भी ये रिएक्शन कराई जाएगी जहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिलेगा
एंड उसमें आपको आयरन की नेल्स या आयरन फिलिंग्स दी जाएंगी डालने के लिए। एंड जैसे ही आप उस आयरन फिलिंग को इसके अंदर डालेंगे तो फिर सोल्यूशन का कलर कुछ और हो जाएगा एंड कुछ और प्रेसिपिटेट बनते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, एज सून एज हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला या आयरन फिलिंग्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पोर किया, तो उसके बाद आपका जो सोल्यूशन का कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है। दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फेट, बिकॉज फेरिक सल्फेट का कलर ही ग्रीन होता है, तो दैट इंडिकेट्स कि फेरिक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड अगर हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज से मैच करें तब भी ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि आप देखो कॉपर जो है वो इस जगह पर है एंड फेरिक जो है वो इस जगह पर है, ठीक है। एंड रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो आपकी नीचे घट जाती है, यानी कि जो जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम, जो जितना ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो फेरिक एंड कॉपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है फेरिक। तो इसीलिए फेरिक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सोल्यूशन में से एंड फॉर्म कर देगा फेरिक सल्फेट, एंड कॉपर डिस्प्लेस होकर एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ रिएक्शन में फेरिक एलिमेंट था एंड कॉपर अपने सल्फेट सोल्यूशन में था, जबकि प्रोडक्ट में फेरिक जो है उसका सोल्यूशन बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड फेरिक सल्फेट, एंड कॉपर अपने एलिमेंटल फॉर्म में वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप उस सोल्यूशन के नीचे देखोगे तो एक प्रेसिपिटेट दिखेगा आपको जो कि होगा कॉपर का, ठीक है। कॉपर उसमें ब्राउन कलर का छोटा छोटा नीचे दिखाई पड़ेगा एंड ये जो पूरा सोल्यूशन होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से विजुअल होगा आपका। यहाँ पर आपको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देंगे जो कि ब्राउन कलर के होंगे, ठीक है, विच इज़ कॉपर, एंड ऊपर का जो आपको पूरा सोल्यूशन दिखाई देगा वो होगा ग्रीन कलर का। दैट विल शो कि ये आपका क्या है, फेरिक सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया फेरिक सल्फेट एंड यहाँ कर देंगे कॉपर, ठीक है। एंड यहाँ पर पूछेंगे व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, आप सीधा बोलोगे नो रिएक्शन विल अकर बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन फेरिक, हेंस कैन नॉट डिस्प्लेस फेरिक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ठीक है। तो कॉपर क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है फेरिक से, तो वो कभी भी फेरिक को उसके सोल्यूशन यानी कि फेरिक सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, नो रिएक्शन विल अकर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, कमेंट वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, योर आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किया जाएगा, देन आपको जस्टिफाई करना रहेगा। तो सबसे पहले देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है एंड जिंक है, तो बताओ सबसे पहले ये रिएक्शन किस टाइप की है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ जिंक क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी। तो देखिए जिंक की पोजीशन जो है वो आपकी टॉप पर है एंड कॉपर की पोजीशन बिलो है, दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आप लिखोगे यस दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल, उसके बाद आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओगे कि क्या बनेगा, दैट इज जिंक सल्फेट फॉर्म होगा प्लस कॉपर आपका ब्राउन कलर का पीपीटी बनेगी इसकी, ठीक है, यानी कि वो नीचे बैठ जाएगा। एंड जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई में आप बताओगे सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर हेंस इट विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। So here I have given you another question to make you understand how the questions are really asked in the exams. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है a ferric sulfate solution has been kept in a aluminium jar. तो फेरिक सल्फेट सोल्यूशन जो कि ऑब्वियसली ग्रीन कलर का होता है उसको डाला गया है एल्यूमिनियम जार में। फ्यू डेज लेटर
holes have been observed in the jar, comment down the reason। तो उसमें होल्स देखने को मिल रहे थे, तो इसका रीजन क्या है? तो देखो सबसे पहले फेरिक सल्फेट जो है वो यहाँ पर एक कंपाउंड है ना, कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि एल्यूमिनियम का जार उसमें सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे, तो वो क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, नाउ फेरिक सल्फेट एंड एल्यूमिनियम, तो देख कर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ना ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। नाउ अब आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले उसके लिए हमें चेक करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो एल्यूमिनियम जो है वो आपका आता है 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे, जबकि अगर हम फेरिक सल्फेट की बात करें तो वो आता है 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन में। दैट मीन्स कि जो फेरिक होगा वो कम रिएक्टिव होगा, जबकि एल्यूमिनियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता भी यही है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। नाउ क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो फेरिक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली वो उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही वो डिस्प्लेस करेगा तो सॉल्यूशन में आपका क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल 3। ठीक है, देखो सल्फेट पे चार्ज होता है -2 एंड एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 होल 3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा प्लस आपकी आयरन की फिलिंग्स जो होंगी वो एज अ प्रेसिपिटेट उस सोल्यूशन में चली जाएंगी। ठीक है, नाउ बिकॉज ये एल्यूमिनियम आपका उस जार से रिलीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस जार में क्या हो जाएंगे? आपके होल्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि सारा एल्यूमिनियम उसका यूज होकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट में। ठीक है, तो दैट इज वाई होल्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 3 या 5 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जाता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो पिछली स्लाइड में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे अपने अपने सोल्यूशन से। तो ये रिएक्शन होती है आपके दो कंपाउंड के बीच में। देखिए डिफरेंस समझिए, जब हमने डिस्प्लेसमेंट कराया था तो वहां पर आपने एक कंपाउंड लिया था, है ना, एंड दूसरा एलिमेंट लिया था। ठीक है, जैसे कि आपका कॉपर सल्फेट प्लस फेरिक जो था वो एलिमेंट था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही सब्सटेंसेस या कहिए दोनों ही रिएक्टेंट्स आपके कंपाउंड होते हैं, तभी तो दोनों एलिमेंट आपके डिस्प्लेस होंगे अपने सॉल्यूशन से। जैसे कि कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही सब्सटेंस या दोनों ही रिएक्टेंट्स आपको कंपाउंड के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा एटम्स हैं, कॉपर सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पर दो अलग अलग एटम्स हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन जहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अपने अपने एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट जो होगा उसमें कॉपर जो होगा वो इधर चला जाएगा एंड NaCl का Na इधर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम कॉपर को रिप्लेस कर रहा है एंड कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि अब जो सोल्यूशन बनेगा उसमें आपका फॉर्म होगा सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। कहने का मतलब है सिंपल टर्म्स में एक कंपाउंड का जो एलिमेंट होगा वो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, सो देखो टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज इनसॉल्युबल।
तो यहाँ पर एक और ख़ास बात आती है कि जो एक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे देखो यहाँ पर दो कंपाउंड बने ना, एक तो कॉपर क्लोराइड बना, एक सोडियम सल्फेट बना, तो इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो पीपीटी के फॉर्म में आपका फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका सोडियम सल्फेट जो होगा वो पीपीटी के फॉर्म में आपका नीचे बैठ जाएगा एंड कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन आपका बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन ऑफ द टू कंपाउंड्स यानी कि दो में से कोई एक पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दूसरा सोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, सो ये खास बात होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम करेंगे यहाँ पर थोड़े बहुत एग्जाम्पल सो दैट जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हो वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4। फॉर्मूला कैसे बना है, सल्फेट पे ओवरऑल चार्ज होता है -2 है ना, एंड सोडियम की वैलेंसी होती है +1। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Na2SO4 आ जाएगा। ठीक है, रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, BaCl2। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट। नाउ क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी कि दोनों के ही एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखो बेरियम क्लोराइड जो है वो ऑब्वियसली सोडियम को डिस्प्लेस करेगा एंड सोडियम जो है वो ऑब्वियसली बेरियम को डिस्प्लेस करेगा। तो जब बेरियम सल्फेट के साथ लग जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा BaSO4 है ना, बेरियम सल्फेट, एंड आपका सोडियम क्योंकि बेरियम क्लोराइड को रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl। तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों के ही आयंस रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, या डिस्प्लेस हो रहे हैं। यहाँ पर बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया है, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला गया है। तो ये सोल्यूशन जो है अब बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का बनेगा। अब दूसरी खास बात होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, पीपीटी का फॉर्म होना। तो यहाँ पर पीपीटी भी बनेगी, किस चीज़ की बनेगी, सल्फेट की बनेगी। देखो ज़्यादातर जो सल्फेट होते हैं वो हमेशा पीपीटी के फॉर्म में होते हैं, जो भी क्लोराइड वगैरह होता है वो हमेशा सोल्यूशन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ये होगा आपका सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंड इसके नीचे यहाँ पर वाइट कलर की आपको पीपीटी देखने को मिलेगी बेरियम सल्फेट की। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तब आपको ऐसे ही कई सारे रिएक्शंस करने को मिलेंगे एंड बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के कलर बनते हैं, पीपीटी बनती है, रिंग बनती है, तो बहुत अच्छा लगता है। So here I have given you another example through which you can understand how the questions are formed in the exams. तो देखिए which of the following is an example of double displacement reaction। तो देखो सबसे पहले lead आपका रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ फॉर्म लेड क्लोराइड एंड कॉपर। ऑब्वियसली यहाँ पर एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, यहाँ पर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड आते हैं सोडियम सल्फेट, हाँ ये एक कंपाउंड है। दूसरा बेरियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है। अब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में आइए तो सल्फेट पहले सोडियम का था, अब बन गया बेरियम का। पहले क्लोराइड बेरियम का था, अब बन गया सोडियम का, तो ऑब्वियस सी बात है डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। तीसरे पे आता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ये तो सीधा पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो मीथेन यानी कि CH4 combines with oxygen to give carbon dioxide plus H2O। ये आप अभी आगे पढ़ोगे, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है जो कि इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट का। जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लोगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑल्दो ये रिएक्शन आपको डिटेल में दूसरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, बट हेयर वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक टाइप है केमिकल रिएक्शन की, बट डिटेल्स में हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको दूसरे चैप्टर में करना है।
So now what is a neutralization reaction? तो basically it is a reaction between a strong acid and a strong base which will result into the formation of a neutral salt. ठीक है, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर जो आपका सॉल्ट बनता है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है, जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने एसिड वीक लिया है एंड बेस स्ट्रॉन्ग लिया है तो सॉल्ट आपका बेसिक बनेगा। सिमिलरली अगर आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है एंड बेस वीक लिया है तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एसिडिक होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट अगर आपको बनाना है तो आपको उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, ठीक है, तो इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट नेम सोडियम क्लोराइड। नाउ सोडियम क्लोराइड को हम सभी जानते हैं क्योंकि ये आपके घरों में इजीली अवेलेबल है। जो सॉल्ट आपकी मदर खाना बनाते समय यूज करती है इट इज़ नथिंग बट NaCl। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इज द टेबल सॉल्ट जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इट इज़ दिस ओनली एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl विद अ स्ट्रॉन्ग बेस नेम NaOH। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड जो पर्टिकुलर आपका सॉल्ट बनता है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। ठीक है, तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस और बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो HCl में आपका दो पार्ट होगा HNCl एंड सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड के दो पार्ट होंगे सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। तो ये NaCl तो कंबाइन हो जाएंगे एंड ये HOH भी कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करेगा, है ना, तभी बोला गया है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड इसका ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर एग्जाम में कभी आता है तो। ठीक है, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि होती है दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब होता है वो कोई भी रिएक्शन जहाँ पर PPT बन रही है यानी कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि इनसॉल्युबल होता है एंड वो आपके ट्यूब के नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे कि जब आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था तो उसमें हमने देखा था ना कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब आपका रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट, है ना, प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट था वो PPT के फॉर्म में या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपके ट्यूब के नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाती हैं। तो अगर आपसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछी जाती है तब आप इसमें ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए भी। ठीक है।